अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल, जहां हम आपके लिए लेकर आ गए हैं द मोस्ट अवेटेड सिलसिलेवार नॉवल जाने सितमगर की एपिसोड 34, जिसको आपके लिए तहरीर किया फरवा खालिद ने। तो फिर जल्दी से चलते हैं एपिसोड की तरफ, मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, आइकॉन बटन दबाएं ताकि हमारी नई और नयारी वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर चलते हैं एपिसोड 34 की तरफ। वहाँ हर तरफ अंधेरा फैल चुका था। आग के शोलों की खौफनाक रोशनी परीसा की जान निकाल रही थी। वो खौफ के आलम में बुरी तरह से सकते वहीं दीवार के साथ लगती नीचे बैठ गई थी। तो क्या उसकी मौत का वक्त आ चुका था? लम्हा में लम्हा करीब आती आग को देखते परीसा ने खौफ के आलम में सोचा था, क्योंकि इस पूरी दुनिया में वो किसी के लिए भी इतनी अहम नहीं थी कि कोई अपनी जान दांव पर लगाकर उसे बचाने आता। कुछ देर पहले उससे मोहब्बत का दावेदार, उसकी जान देने के वादे करने वाला, एक बार फिर उसे फरामोश करता अपनी जान बचाकर भाग निकला था। परीसा को आग के शोले तेजी से अपनी जान बढ़ते महसूस हो रहे थे। उसे सांस लेने में दुश्वारी पेश आ रही थी। वो भी मरना नहीं चाहती थी, वो भी इतनी दर्दनाक मौत नहीं। उसने खौफ से झुरझुरी लेते अपनी आंखें सख्ती से मेची थीं। जब आंखों के स्याह पर्दे पर शामी सिकंदर पूरी आबोताब की तरह रोशन हुआ था, परीसा ने फौरन घबराकर आंखें खोल दी थीं। उसका दिल जोर से धड़क उठा था। हमेशा उसके मुश्किल वक्त में यही इंसान अपनी जान की परवाह किए बगैर उसके पास आया था। तो क्या आज भी? नहीं, वो ब्लैक बीस्ट है। वो नफरत करता है मुझसे। उस दिन उससे मेरी जान सिर्फ अपने मकसद के लिए ही बचाई थी, जो उन पेपर्स पर साइन करते पूरा हो चुका है। यहाँ अब कोई भी अपनी ज़िंदगी को रिस्क में डालकर नहीं आने वाला। मैं इतनी अहम किसी के लिए नहीं हूँ कि कोई मेरी खातिर अपनी जान दे। परीसा की आंखें धुएं और आंसुओं से बिल्कुल धुंधला गई थीं। उसका सर बुरी तरह चकरा रहा था। धुआं उसके मुंह और हलक में घुस चुका था। हिबा आईजी साहब से मिलने वाले ऑर्डर के मुताबिक भेस बदल कर मतलूबा इलाके में पहुंच चुकी थी, जहां पहले ही उसकी फोर्सेस के 2 लोग मौजूद थे और मियाँ बीवी बनकर वहां रह रहे थे। हिबा को उन्हीं के पास रहना था। वो मगरिब के करीब वहां पहुंची थी। ये देहाती इलाका था जहां आज भी मिट्टी के कच्चे मकान थे। लोग आज भी खुले आसमान तले एक साथ चारपाइयाँ बिछाकर सोते थे। बज़ाहिर ये गांव बहुत ही पुरसुकून और खुशहाल लग रहा था। देखकर कोई नहीं कह सकता था कि यहाँ दरिंदे सिर्फ वडेरे आए रोज़ अपना कहर ढाते रहते थे। और सबसे बड़ा सितम ये था कि वहाँ के बेचारे मकीन अपने गम किसी को बता भी नहीं सकते थे। उनका कोई मददगार नहीं था। मगर यहाँ कदम रखते हिबा ने खुद से अहद किया था कि वो अब यहाँ से तब तक नहीं जाएगी जब तक इन लोगों को इनकी आज़ादी ना मिल जाए। उसे कभी भी अपनी ज़िंदगी की परवाह नहीं रही थी और अब भी वो अपनी जी जान लगाने वाली थी। ये लड़की नई आई है क्या यहाँ? तुझे पहले देखा नहीं कभी। वो बस से उतरकर अपना छोटा सा वसीया बैग उठाए आगे बढ़ रही थी, जब न जाने कहाँ से 3-4 ओबाश लड़के सीटियाँ मारने के साथ साथ फजूल से जुमले कसते उसके साथ साथ चलने लगे थे। हिबा इस वक्त लॉन के आम से सूट में स्किन कलर की शॉल से चेहरे को ढके तेज तेज चल रही थी। देख नहीं रहा इसकी चिकनी चमड़ी? यहाँ की लड़कियाँ भला ऐसी कहाँ दिखती हैं? उनमें से एक हिबा के मज़ीद करीब होकर चलने लगा था। हिबा ने मुठ्ठियाँ सख्ती से भेजते खुद को कोई संगीन हरकत करने से रोका था, वरना उसका दिल किया था अभी और इसी वक्त इन ओबाश लड़कों की चमड़ी उधेड़ कर रख दे। वो बहुत मुश्किल से जब्त किए हुए थी जब उनमें से किसी ने हिबा के हाथ को टच करना चाहा था, और बस फिर हिबा का जब्त ख़त्म हुआ था। वो घुमाकर उस लड़के को पंच मारने ही वाली थी जब अचानक से वहाँ रज़िया और जावेद ने आकर उसे रोक दिया था। मैम प्लीज़ कंट्रोल, ये लोग उसी वडेरे के आदमी हैं। आपकी ऐसी कोई भी हरकत उनको अलर्ट कर सकती है। आपके साथ साथ हमारा ये मिशन भी खतरे में पड़ सकता है। रज़िया उनको दिखाने के लिए बज़ाहिर हिबा के गले लगकर कान में सरगोशी करते दर हकीकत उसे मारने से रोके हुए थी। हिबा इतने गुस्से में आ चुकी थी कि अगर ये लोग ना आते तब तक वो इन ओबाश लड़कों का सफाया कर चुकी होती। हिबा ने गहरी सांस खारिज करके उन्हें देखा था, जो भी हिबा को अजीब निगाहों से ही घूर रहे थे। हिबा दिल ही दिल में उनकी अकल ठिकाने लगाने का सोचती उन दोनों के साथ वहाँ से हट गई थी।
वो आंखें मूंदे अंधेरे कमरे में बैठा रिवॉल्विंग चेयर पर झूल रहा था जब अचानक उसका साइड टेबल पर पड़ा मोबाइल जोर शोर से बज उठा था। उसने अपनी सर्द वहशतनाक सी लाल आंखें खोलकर गुस्से से मोबाइल स्क्रीन को घूरा था। उसके पथरीले तासुरात बता रहे थे कि उसे अपना डिस्टर्ब किया जाना कितना बुरा लगा है। जब वो इस कमरे में होता था तो कोई उसे डिस्टर्ब नहीं करता था, मगर आज यूं जुनैद की आधी कॉल ने उसे तशवीश में भी मुब्तला कर दिया था। उसने इन्हीं सर तासुरात के साथ कॉल अटेंड करते फ़ोन कान से लगाया था। बोलो, सर्द सपाट लहजे में पूछा गया था। शासर सिटी शॉपिंग मॉल में बहुत शदीद आग भड़क उठी है। उसका 5वां पोर्शन बिल्कुल जलकर भस्म हो चुका है। वहाँ मौजूद सब अफराद बाहर आ गए हैं सिवाय एक के। जुनैद ने बहुत डरते डरते उसे इत्तला दी थी, क्योंकि शाहवेज़ ने उसे ही परीसा के आसपास रहने का कह रखा था। जबकि उसकी बात सुनते शाहवेज़ को अपने दिलो दिमाग में आग भड़कती महसूस हुई थी। वो झटके से अपनी जगह से खड़ा हुआ था। किसी अनहोनी के एहसास से उसे अपना दिल बंद होता महसूस हुआ था, और वो इंसान परीसा अफंदी है। जुनैद ने कमज़ोर सी आवाज़ में उसे बताया था। शाहवेज़ से मुट्ठियाँ भींचते सख्ती से अपनी आंखों को मींच लिया था। तुम सब कहाँ मरे हुए थे? अगर उसे ज़रा सी खराश भी आई तो मैं पूरी दुनिया को आग लगा दूंगा। परीसा अफंदी को चोट पहुंचाने का हक सिर्फ और सिर्फ शाहवेज़ सिकंदर को है। उसे सज़ा सिर्फ मैं सुना सकता हूँ और कोई नहीं। शाहवेज़ मोबाइल को खींचकर दीवार पर मारता इतनी ज़ोर से धाड़ा था कि पूरे ब्लैक हाउस के दरो दीवार लरज़ उठे थे। वो तेज़ कदमों से बाहर निकला था। उसकी आवाज़ सुनकर सारे गार्ड्स और मुलाजमीन बाहर आ चुके थे। आज बहुत दिनों बाद सब शाहवेज़ को ब्लैक बीस्ट के रूप में वापस आता देख रहे थे, जो अपनी गाड़ी में बैठता बिना खुद पर मंडाते खतरों की परवाह किए वहाँ से निकल आया था। उसकी आंखों के सामने इस वक्त आग में झुलसा वो घर आ रहा था जिसमें उसके माँ बाप और बहन को परीसा के बाप ने जिंदा जलाया था, जिस शख्स से वो शदीद नफरत करता था। मगर आज फिर वैसी ही आग उस शख्स की बेटी को झुलसाने के लिए तैयार थी। लेकिन शाहवेज़ सिकंदर के अंदर की आग इस बात पर कम होने के बजाय मज़ीद बढ़ गई थी। उसे तो खुश होना चाहिए था। उसके दुश्मन की बेटी का अंजाम भी वैसा ही हो रहा था, मगर उसका दिल इतनी तकलीफ़ में क्यों था, वो समझ नहीं पा रहा था। हवा के दोष पर ड्राइविंग करते न जाने कितनी बार उसकी गाड़ी टकराते टकराते बची थी। 30 मिनट का फासला 10 मिनट में तय करता वो वहाँ पहुँच गया था। उसकी नज़रें 5वें पोर्शन पर लगी आग पर जमी हुई थीं। हाजिम भी जुनैद की इत्तला पर उसी वक्त वहाँ पहुँचा था। वहाँ अजीब सी अफरा तफरी मची हुई थी। लोगों का बड़ी तादाद में रश मौजूद था। शाहवेज़! हाजिम भागकर अंदर की जानिब बढ़ते शाहवेज़ के करीब आया था। जुनैद भी उसके साथ ही था। वो दोनों ही नहीं चाहते थे कि शाहवेज़ अंदर जाए, क्योंकि इत्तलात के मुताबिक 5वां पोर्शन पूरी तरह जल चुका था। वहाँ अब कोई शय भी सलामत नहीं बची थी। शाहवेज़, रुक जाओ, मेरी बात सुनो। तुम्हारा अंदर जाना खतरे से खाली नहीं है। आग हर शय को तबाह कर चुकी है। हाजिम ने उसे बाजू से जकड़ते वहीं रोकना चाहा था, जिस पर शाहवेज़ ने पलटकर उसे खून आशाम निगाहों से देखा था। तुम मुझे अंदर जाने से रोक रहे हो, ये जानते हुए भी कि अंदर परीसा अफंदी मौजूद है? शाहवेज़ ने चबा चबा कर लफ्ज़ अदा करते उसकी गिरफ्त से अपना बाजू छुड़वाया था। तुम तकलीफ़ ही देना चाहते थे ना उस लड़की को। उसे उसके बाप की गलती की सज़ा मिल चुकी है। तुम्हारा इंतकाम कुदरत ने पूरा कर दिया है। हाजिम उसके आगे आन खड़ा होता उसे जाने से रोक गया था। शाहवेज़ को हाजिम पर इतना गुस्सा कभी नहीं आया था जितना इस वक्त आ रहा था। शाहवेज़ सिकंदर अपना इंतकाम खुद लेता है, और परीसा अफंदी की सज़ा भी सिर्फ मैं तजवीज़ करूँगा। ये आग शाहवेज़ सिकंदर के होते हुए परीसा अफंदी का एक बाल भी बका नहीं कर सकती। मैं नहीं चाहता मैं तुम लोगों के सामने बीस्ट बनूं, इसलिए तुम दोनों हट जाओ मेरे सामने से, क्योंकि अगर आज परीसा अफंदी को कुछ हुआ तो शाहवेज़ सिकंदर बर्बाद हो जाएगा। शाहवेज़ की बात सुनकर वो दोनों सख्ते में आ चुके थे। शाहवेज़ खुद भी नहीं जानता था कि अनजाने में वो उनके सामने कितना बड़ा एतराफ़ कर गया है। वो एतराफ़ जो आज तक उसने अपने सामने भी नहीं किया था। महरूसा खिड़की में खड़ी दूर अंधेरे में जलती छोटी छोटी रोशनियों को देख रही थी। आज उसका दिल बहुत उदास था। उसने नसरीन बेगम की रजामंदी पर हमदान सिद्दीकी के प्रपोज़ल का हाँ में जवाब दे दिया था, मगर उसके बाद से उसका दिल पूरी तरह से बेसुकून हो चुका था। वह हमदान सिद्दीकी के साथ यूँ धोखे से शादी नहीं करना चाहती थी। वो जानती थी
ہمدان بھی صرف اس کے ساتھ کھیل کھیل رہا ہے، مگر پھر بھی مہروسہ کے لیے نکاح کا رشتہ بہت اہمیت رکھتا تھا۔ وہ اس میں دھوکہ دہی نہیں لانا چاہتی تھی۔ وہ ہمدان کو بتانا چاہتی تھی کہ وہ اس کی پھوپھی ذات نہیں ہے، نہ ہی اس کے قابل ہے۔ نسرین بیگم نے ہمدان صدیقی کے گھر میں داخل ہونے میں اس کی صرف مدد کی تھی۔ 1 سال پہلے اس نے نسرین بیگم کی بیٹی اجالا کو غنڈوں کے ہاتھوں اغوا ہونے سے بچا کر اسے بحفاظت گھر پہنچایا تھا، جس کی وجہ سے نسرین بیگم اور ان کے گھر والے اس کے بہت زیادہ مشہور ہوئے تھے، اور نسرین بیگم ایک طرح سے اسے اپنی بیٹی مان چکی تھیں۔ ایک دن مہروسہ کو ایک مشن میں ٹانگ پر گولی لگی تھی۔ اس کا بہت زیادہ خون بہہ گیا تھا۔ وہ اس وقت اپنے پیچھے لگی پولیس کی وجہ سے نہ تو ہاسپٹل جا سکتی تھی، نہ ہی اس ایریا سے نکل سکتی تھی۔ حازم اور شاویز سے بھی اس وقت وہ کانٹیکٹ نہیں کر پائی تھی۔ تب اسے آخری راہ نسرین بیگم کا گھر ہی نظر آیا تھا۔ وہ اسی زخمی حالت میں آدھی رات کو ان کے دروازے پر جا پہنچی۔ وہ سب اسے اس حال میں دیکھ کر گھبرا گئے تھے، مگر نسرین بیگم نے سگی ماں کی طرح اس کی دیکھ بھال کی تھی۔ اپنی پڑوسن کو بلا کر نہ صرف اس کا علاج کروایا تھا، بلکہ اسے پولیس والوں سے بھی چھپا کر رکھا تھا۔ مہروسہ کو 2 دن بعد ہوش آیا تھا، مگر ان 2 دنوں میں نسرین بیگم اور ان کے گھر والوں نے جس طرح مہروسہ کا خیال رکھا تھا، وہ ان کا یہ احسان ہمیشہ کے لیے اپنے دل میں محفوظ کر گئی تھی۔ اس نے ان سب پرخلوص لوگوں کو اپنی اصلیت بتا دی تھی۔ وہ انہیں دھوکہ نہیں دینا چاہتی تھی، مگر اس کی ساری سچائی جان کر انہوں نے اس سے نفرت نہیں، پہلے سے بھی زیادہ محبت دی تھی۔ تب سے مہروسہ ان کے لیے بیٹیوں جیسی ہی تھی۔ ہمدان سے ملنے کے بہت بعد اسے پتہ چلا تھا کہ ہمدان نسرین بیگم کا بھتیجا ہے، جو جان کر اسے بے پناہ خوشی ہوئی تھی۔ اور ایک بار پھر مہروسہ نسرین بیگم جی کی دہلیز پر مدد مانگنے جا پہنچی تھی۔ ہمیشہ کی طرح اسے اس بار بھی انکار نہیں کیا گیا تھا۔ نسرین بیگم کو اس پر پورا بھروسہ تھا۔ وہ اسے اجالا بنا کر اپنے ساتھ لے جانے کے لیے تیار ہو گئی تھیں۔ لیکن مہروسہ کی اصل پہچان کیا تھی، وہ یہ کبھی کسی کے سامنے نہیں آنے دینا چاہتی تھی۔ اس کی اس پہچان سے صرف حازم اور شاویز ہی واقف تھے۔ ان 2 لوگوں کے سوا وہ کسی کو نہیں بتانا چاہتی تھی کہ وہ ایک کوٹھے کی ناجائز پیداوار تھی۔ اس کی ماں شکیلہ بائی اپنے وقت کی بے حد حسین اور جانی مانی طوائف تھی۔ مہروسہ کا باپ ایک بہت بڑا رئیس زادہ اور بہت برا انسان تھا، جس نے کچھ عرصے اس کی ماں کو اپنے ساتھ رکھا تھا، مگر اپنا نام نہیں دے پایا تھا۔ مہروسہ سے بڑی 2 سوتیلی بہنیں بھی تھیں، جنہیں اپنے باپ کا علم بھی نہیں تھا۔ وہ دونوں بھی اب اپنی ماں کے نقش قدم پر چلتی طوائفیں بن چکی تھیں، مگر مہروسہ 15 سال کی عمر میں ہی وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ وہ بے پناہ حسین تھی۔ یہی وجہ تھی کہ بہت سے گاہک اتنی چھوٹی سی عمر میں ہی اس کی ڈیمانڈ کرنے لگے تھے، جس کی وجہ سے اس کی سگی ماں نے اسے رقص سیکھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ مگر مہروسہ نے ایسی حرام زندگی جینے سے حرام موت کو گلے لگانا بہتر سمجھا تھا۔ وہ خودکشی کے ارادے سے کوٹھے سے فرار ہوئی تھی، مگر اس کے مہربان رب نے شاویز سکندر اور حازم سالار کی صورت 2 فرشتوں کو اس کی زندگی میں بھیج کر اسے دنیا کے بہت ہی خوبصورت رخ سے متعارف کروایا تھا۔ مہروسہ کو یہی لگا تھا جیسے ان کے کوٹھے پر آئے باقی مرد انہیں حقارت سے دیکھتے تھے، ویسے ہی حازم اور شاویز بھی اس کی حیثیت جان کر برا سلوک کریں گے۔ مگر ان کا محبت بھرا نرم رویہ مہروسہ کے زخموں پر مرہم رکھ گیا تھا۔ وہ اسے اپنی سگی بہن کے جتنی اہمیت اور محبت دیتے، اسے اپنا تیسرا ساتھی بنا گئے تھے، جس کے بعد مہروسہ کو اپنی بے مقصد زندگی میں جینے کا اصل مقصد مل گیا تھا۔ مگر مہروسہ جانتی تھی اس کی اصلیت جان کر ہمدان صدیقی اس سے پہلے سے بھی زیادہ نفرت کرے گا۔ وہ ایک بار پھر اپنی زندگی کے بہت مشکل موڑ پر آن کھڑی ہوئی تھی۔ کئی آنسو پلکوں سے ٹوٹ کر بے مول ہوتے اپنی قدر کھو بیٹھے تھے۔ مہروسہ اپنے دل کو ہمدان صدیقی کی جانب سے پتھر بنانا چاہتی تھی، کہاں جا رہی؟ وہ چاہ کر بھی ایسا کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کا دل بس اسی سنگ دل کی جانب ہی ہمک رہا تھا۔ شاہ سر ٹھیک کہتے تھے، ہم جیسے لوگوں کے نصیب میں یہ محبت نہیں لکھی۔ یہ نرم و پاکیزہ جذبہ صرف ہماری بربادی ہے اور کچھ نہیں۔ مہروسہ بے دردی سے اپنے آنسو صاف کرتی، نڈھال انداز میں بولتی کھڑکی کے پٹ کے ساتھ سر ٹکا گئی تھی۔ کچھ دنوں بعد اس کا اپنی زندگی کے محبوب ترین انسان سے نکاح تھا، مگر اس کی بدقسمتی ہی یہی تھی کہ وہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشی پر کھل کر مسکرا بھی نہیں سکی تھی۔
کیونکہ وہ جانتی تھی عنقریب وہ ہمدان صدیقی کا بے رحم روپ دیکھنے والی تھی۔ شاویز سکندر اس وقت بلیک بیچ بنا خود کو روکنے کی کوشش کرتے راستے میں آئے ہر انسان اور چیزوں کو ٹھوکروں سے اڑاتا اوپر کی جانب بڑھا تھا۔ بلڈنگ سے سب لوگوں کو نکال دیا گیا تھا، کسی کو اندر جانے کی اجازت نہیں تھی، مگر وہ سینکڑوں کی تعداد میں کھڑے گارڈ اس بلیک بیچ کو نہیں روک پائے تھے جو چاروں پورشن کراس کرتا اب پانچویں پورشن کی بھڑکتی آگ میں کودنے کو تیار کھڑا تھا۔ وہاں جلتے آگ کے شعلوں کو دیکھ کر لمحے بھر کو شاویز سکندر کو اپنا دل ڈوبتا محسوس ہوا تھا، کیونکہ انہیں دیکھ اندر موجود انسان کے بچ جانے کے 1% چانسز بھی موجود نہیں تھے۔ پریسا وہ آگ میں جم کرتا پوری شدت سے دھاڑا تھا۔ جی فرینڈز، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ بہت جلد ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔